ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ना, सबसे पहले हम बजट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे करंट का ही पार्ट है। करंट अफेयर में आपको लगातार न्यूज के अंदर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो गलती से, तो आपको बजट दिख रहा होगा। वैसे तो तुम इतनी बड़ी गलती करते नहीं, क्योंकि तुम बहुत सूझवान हो, तो ऐसी गलतियां तुम कर नहीं सकते। लेकिन स्टिल, अगर गलती से कहीं पढ़ लिया हो, तो आपको पता चला होगा कि बजट चल रहा होगा न्यूज में। और बजट को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, और उसके बाद फिर बजट में इस बार क्या आया है। क्योंकि छोटा सा बजट है, इंटरिम बजट है, सो 1.5-2 घंटे लगेंगे हमें उसको जानने में कि इस बार के बजट में क्या है। बाकी उससे पहले हमें कुछ बेसिक बजट के बारे में जानना पड़ेगा। सो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको लिखना है साथ ही साथ बजट बोल सकते हो, या फिर जो ऑफिशियल टर्म है, जिस तरीके से हमारा संविधान इसको डेजिग्नेट करता है, तो वो हो जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है। एनुअल मतलब सालाना, और सालाना मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर दोनों की बात की जाएगी। रिसिट का मतलब क्या है? कि जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, आप बोल सकते हो कमिंग मनी, जो पैसा आ रहा है। और जो एक्सपेंडिचर है, इसको आप क्या बोल सकते हो? गोइंग मनी, जो पैसा सरकार के खाते में से जा रहा है, उस चीज की स्टेटमेंट होती है। एक साल मैंने यहाँ पे क्या बोला है? एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में क्या रहता है? 1 अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो मतलब अभी जो बजट पेश किया गया है, वो है साल 2024-25 के लिए। कैसे? साल 2024 के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ साल 2025। तो हो गया 2024-25 का बजट। और इस पूरे साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 2025 के 31 मार्च तक, कितना पैसा सरकार के पास आएगा और कितना पैसा सरकार के पास से जाएगा, वो बताएगा हमें कौन? बजट। कौन सा बजट? तो 2024-25 के बारे में रखा गया है। बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ कि ये बजट जो है, इट इज इंटरिम बजट। इट इज इंटरिम बजट, कंप्लीट बजट नहीं है, एक छोटा बजट है। और ऐसा इंटरिम बजट जो है, ये कब रखा जाता है? जब आपके पास मोस्टली 5 साल के बाद इलेक्शंस आ जाते हैं। सो नॉर्मल जो टाइम पीरियड रहता है, उसको ध्यान से देखना आपने। नॉर्मल टाइम पीरियड जो रहता है बजट का, वो यही रहता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलना चाहिए। अगर कायदे से देखा जाए, तो इस बार का भी 2024-25 का जो बजट है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक चलना चाहिए था। बट ये चलेगा कब तक? 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक, मैक्सिमम 31 जुलाई तक आप बोल सकते हो। 31 जुलाई ऑफ 2024 इटसेल्फ। सो अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप बोल सकते हो 3 से 4 महीने का ये बजट है। जुलाई भी 31 तक नहीं चलेगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई में इसको खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो, अप्रैल में बोल रहे हैं कि इलेक्शंस होने हैं, या फिर मैक्सिमम मई तक इलेक्शंस जाएंगे। अभी डेट आनी है हमारे पास। अब इलेक्शंस हो जाएंगे, महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और मतलब क्या है, जून आते आते हमारे पास नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनी है वो क्लियर हो जाएगा।
और जून में गवर्नमेंट बनी है, जून के बाद पहला सेशन कौन सा आएगा आपका, मॉनसून सेशन आएगा, जो खास तौर पे आप जुलाई में स्टार्ट कर सकते हो या अगस्त में स्टार्ट कर सकते हो। तो जिसकी नई सरकार बनेगी वो अपना पहला सेशन मॉनसून सेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर वहां पे कंप्लीट बजट रखा जाएगा। सो प्रेजेंटली जो बजट रखा गया है वो सिर्फ 3-3.5 महीने के लिए रखा गया है, इसीलिए इसको बोल रहे इंटरिम बजट। तो हर एक बेसिक चीज को लिखते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे सारा लिखा है हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है जो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखो बजट। बजट क्या चीज है तो लिखना आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 112 of Indian Constitution mentions about, Article 112 of Indian Constitution mentions about annual financial statement, mentions about annual financial statement, comma, it is the financial statement, comma, it is the financial statement, ब्रैकेट में लिख लेना रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखना रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट क्लोज, यूजुअली फॉर अ वन फाइनेंशियल ईयर, यूजुअली फॉर अ वन फाइनेंशियल ईयर, यूजुअली फॉर अ वन फाइनेंशियल ईयर, ब्रैकेट में लिख लेना 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यूजुअली फॉर अ वन फाइनेंशियल ईयर, ब्रैकेट में लिख लेना 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो बजट के बारे में या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमारे पास संविधान का आर्टिकल है 112, जहां पे लिखा गया कि बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा। वहां पे ये शब्द मेंशन नहीं किया गया, संविधान के अंदर बजट शब्द का जिक्र नहीं है, वहां पे इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर ये बजट शब्द कहां से आया है तो ये आया है ब्रिटिशर्स से। 1860 में, 1860 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर अपना शासन स्टार्ट किया तो उन्होंने उस टाइम पे इंडिया के लिए अलग से बजट रखा। उनकी भाषा में इसको बजट बोलते हैं, हमारे संविधान की भाषा में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बट हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज रहा है तो आज तक हम उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ऑफिशियली इसका नाम बजट नहीं है। ऑफिशियली इसका नाम क्या होगा संविधान के अकॉर्डिंग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the national budget is prepared by, the national budget is prepared by Department of Economic Affairs, the national budget is prepared by Department of Economic Affairs under Ministry of Finance, Department of Economic Affairs under Ministry of Finance। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विद इन एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट के द्वारा बजट को प्रिपेयर किया जाता है। अगर कोई पूछे ना, और ये पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट को प्रिपेयर करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक सिंगल डिपार्टमेंट है, बाकी और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ये एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है बजट प्रिपेयर करने में। बाकी डिपार्टमेंट अलग अलग कामों में काम कर रहे हैं, आप बोल सकते हो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं विद इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन ये डिपार्टमेंट खास तौर पे बजट को प्रिपेयर करता है। तो आपको इस डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है, और ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री का है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज प्रेजेंटेड बाय, according to the constitution budget is presented by
फाइनेंस मिनिस्टर, budget is presented by finance minister on the recommendation of president of India. Budget is presented by finance minister on the recommendation of president of India. देखो हमारे देश में हमने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है। अब ब्रिटेन जो है मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वो किसका एम्पायर है या किसका देश है, वहां के किंग या क्वीन का। उस पूरे देश में कितना आप पैसा कमाओगे या कितना खर्चा करोगे, कितना रिसिट, कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा, ये सब ऑटोमेटिकली देश के राजा या रानी से पूछ के किया जाएगा। अब हमारे देश में भी सेम सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। हमारे देश का एक तरीके से राजा कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश का हेड है, उससे पूछ के ही ये बजट रखा जाएगा। लेकिन रखेगा कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। अब प्रेजेंटली हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। और पिछले लंबे समय से यही लेडी है जो फाइनेंस मिनिस्टर रही है। तो कितने सारे बजट इस लेडी ने आप बोल सकते हो प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट को प्रेजेंट करता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्टिकल 113, आर्टिकल 112 के बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 113 मेंशंस दैट, आर्टिकल 113 मेंशंस दैट नो डिमांड फॉर ग्रांट, आर्टिकल 113 मेंशंस दैट नो डिमांड फॉर ग्रांट shall be made, no demand for grant shall be made except 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 on the recommendation of the president, except on the recommendation of the president। आर्टिकल 113 को याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा तो आपको ग्रांट जो है वो दी जाएगी। ग्रांट का मतलब क्या है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा दिया जाएगा। अब बजट में क्या किया जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा दिया जाता है। आर्टिकल 113 क्या बोलता है, जब तक प्रेसिडेंट रेकमेंड नहीं करेगा तब तक ये ग्रांट नहीं दी जा सकती। और ये ग्रांट किसकी फॉर्म में दी जाती है, बजट की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक प्रेसिडेंट रेकमेंड नहीं करेगा तब तक बजट नहीं रखा जा सकता। और बजट रखेगा कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, बट किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर। और यही बात आर्टिकल 113 सीधे तौर पे बोलता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 114, आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 mentions that no amount, mentions that no amount can be withdrawn, mentions that no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization, without the authorization from the parliament, without the authorization from the parliament। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 114 बोल रहा है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये सरकार की तिजोरी है जहां से सरकार ने पैसा निकाल के खर्च करना है। अगर सरकार ने पैसा निकाल के खर्च करना है तो मतलब सरकार ने अगर ग्रांट भी देनी है तो उसका पैसा कहां से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्या बोला गया, जब तक प्रेसिडेंट रेकमेंड नहीं करेगा तब तक आप कोई ग्रांट नहीं दे सकते, मतलब आप बजट नहीं रख सकते, सीधा मतलब यही हुआ। और आर्टिकल 114 ने क्या बोली कि अगर ग्रांट का पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है तो आपको किससे पास करवानी पड़ेगी वो ग्रांट, आपको पास करवानी पड़ेगी पार्लियामेंट से। तो सिंपल भाषा में मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 112 ने बताया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी,
आर्टिकल 113 ने बताया कि उसको रखोगे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर। आर्टिकल 114 ने बताया कि वो पास तब होगा जब पार्लियामेंट उसको पास करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट की परमिशन के बिना इस तिजोरी से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। और बजट क्या है? रुपया निकालना है, रुपया इस तिजोरी में डालना है, तो किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की। सो मतलब आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, आर्टिकल 114 सीधे तौर पे बजट के प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। मोस्टली बच्चों को आर्टिकल 112 पता होता है, लेकिन आर्टिकल 113, 114 को वो स्किप कर देते हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है। नेक्स्ट लिखो, the budget is used as the budget is used as a tool, एक टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। द बजट इज यूज्ड एज अ टूल टू मैनेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, टू मैनेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री and to achieve economic and social policies of the government, and to achieve economic and social policies of the government। सरकार की इकोनॉमी के रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी क्या होता है उस दिन बताया था? पॉलिसी क्या होता है? मंद बुद्धियों बताओ, पॉलिसी क्या होता है? दीक्षांत, कुछ नहीं पढ़ता तुम। नहीं नहीं, क्या मुर्गा बना देना मैंने किस दिन। पॉलिसी क्या होता है? हमारा कोई ना कोई गोल रहता है, ऐसे सरकार के भी कुछ ना कुछ गोल्स हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक सेट ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज का सरकार इस्तेमाल करती है। उन सारे मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज को एक साथ हम क्या बोल देते हैं? पॉलिसी। तो मतलब क्या कर बोल सकते हो? पॉलिसी इज द मीन्स टू अचीव द टारगेट। जो भी आपने टारगेट रखा है उसको अचीव करने के लिए जो रास्ता है, दैट इज योर पॉलिसी। और वो रास्ता क्या है? ऑल द मेथड्स एंड ऑल द स्ट्रेटजीज। उसी तरीके से बजट भी आपकी पॉलिसी का ही एक तरीके से हिस्सा है, क्योंकि बजट में आप डिसाइड करते हो कितना खर्चा कहां पे करना है। आपने सोचा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और आप एक स्कीम लेके आए, मनरेगा स्कीम। लेकिन उस मनरेगा स्कीम के लिए पैसा कैसे मिलेगा? बजट के थ्रू। तो आपने वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मनरेगा स्कीम आप लेके आए, उस स्कीम को फुलफिल कैसे कर पाओगे? बजट के थ्रू। अच्छा, आपने सोचा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। अब अच्छी एजुकेशन देनी है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। और वो पैसा, वो ग्रांट कैसे निकलेगी? बजट के थ्रू। तो सरकार के जो भी आप बोल सकते हो एस्पिरेशंस हैं, जो भी इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, वो फुलफिल तभी हो पाएंगी अगर आप बजट पास करवाओगे, क्योंकि बिना पैसे के स्कीम नहीं चलती। और स्कीम के लिए पैसा कहां से निकलेगा? बजट के। और बजट कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। रखेगा कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके कहने के ऊपर? प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर। इतना आसान है। नेक्स्ट लिखो, इन एडिशन टू बेसिक असेसमेंट्स, in addition to basic assessments, the budget also contains, in addition to basic assessments, the budget also contains, अच्छा ये थोड़ा बहुत जो आप देखते हो इतना पैसा इधर उधर, वो तो है ही है। बजट के विद इन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रखे जाते हैं। अब वो कौन कौन से, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि विद इन बजट कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। सो नंबर 1 है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट
ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसिट क्या होता है, सो बजट के विद इन क्या चीजें आ जाती हैं उसको हमने देखना है। सो जो बजट का डॉक्यूमेंट है, जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। नंबर 1 क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट्स। एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहां से आएगा, एंड कैपिटल रिसिट। अभी इसको समझेंगे कि कैपिटल रिसिट होता क्या है, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके बारे में प्रॉपर हमें लिखना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ आएगा कैपिटल रिसिट है क्या चीज। फिलहाल के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम लिख लो। नंबर 2, ways and means to raise the revenue, ways and means to raise the revenue। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्सेस लगाए जाते हैं। इन टैक्स से क्या होता है, सरकार के पास रेवेन्यू आता है। सो क्या क्या तरीकों का आप इस्तेमाल करोगे रेवेन्यू को अटेन करने के लिए, राइट। एक ये होगा। नंबर 3 हमारे पास है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। एस्टिमेट का देखो मतलब ये है कि एक अनुमान लगा के बताया जाएगा, क्योंकि आप सीधा नहीं बता सकते हो कि अगले साल में हम इतना पैसा ही खर्च करेंगे। हो सकता है अगले साल में कोई बीमारी आ जाए तो उससे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ जाए, आप बोल सकते हो, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एस्टिमेट दिया जाता है कि अनुमान इतना है हमारा कि इतना का पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये अनुमान होता है। एट द एंड एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ वो बाद में बताएगा हमें कौन, इकोनॉमिक सर्वे, कि ये अनुमान था, इतना कम खर्च हुआ है या इतना ज्यादा खर्च हुआ है या फिर उतना ही खर्च हुआ है, वो इकोनॉमिक सर्वे बताएगा। ये जस्ट एस्टिमेट्स बताते हैं। यहाँ पे देखो एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करने की आप सोच रहे हो। नंबर 4, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिट, details of actual receipt, details of actual receipt and expenditure, and expenditure of closing, closing मतलब जो खत्म हो रहा है, closing financial year, closing financial year, and also साथ में लिखना, and also reasons for any deficit, and also reasons for any deficit or surplus of that year, reasons for any deficit or surplus for that year। सिंपल चीज है, क्या बोला जा रहा है, एक तो इसमें बताया जाएगा कि जो पिछला साल तुम्हारा खत्म हो रहा है उसमें एक्चुअली कितना आपके पास पैसा आया और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया, उसका ऊपर ऊपर से ब्यूरो दिया जाएगा। डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे बताएगा एग्जैक्ट किस स्कीम में कितना कैसे गया, ऊपर ऊपर से ये ओवरऑल बता देंगे बस। देन इसके अलावा आप बोल सकते हो कि पिछले साल में अगर आप घाटे में गए हो, घाटे में जाने का मतलब क्या है कि जितना कमाई की उससे ज्यादा खर्चा हो गया, दैट इज डेफिसिट। तो सरकार ने कम कमाई की लेकिन खर्चा ज्यादा किया, उसका क्या कारण था, या फिर सरकार ने कमाई ज्यादा की लेकिन खर्चा कम किया, सरप्लस में है सरकार, फायदे में है, उसका क्या कारण था। वो कारण आपको बताने पड़ेंगे पिछले साल, तभी आप अगले साल की सोच सकोगे। लास्ट इसमें है द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, द इकोनॉमिक
एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कमिंग ईयर, मतलब जो आगे साल आ रहा है उस साल में हमारी क्या पॉलिसीज है। पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉलिसीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्स, सब बताया होता है ना कि इस बार टैक्स हम ज्यादा कर रहे हैं, इस बार टैक्स हम कम कर रहे हैं, इस बार मनरेगा में इतना पैसा है, इस बार स्कीम में इतना पैसा, वो सब क्या है, पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर। किसकी पॉलिसीज? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चीजें आप बोल सकते हो बजट डॉक्यूमेंट के विद इन आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं सबको एक साथ हम बोलेंगे बजट। समझ रहे हो? नेक्स्ट उसके बाद लिखना आफ्टर प्रेजेंटेशन, इसके बाहर पॉइंट लिखना है, आफ्टर प्रेजेंटेशन of budget, after presentation of budget, it goes through, after presentation of budget it goes through following 6 stages, it goes through following 6 stages। बजट को आपने रखा, रखने के बाद बजट पास होने तक 6 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो 6 स्टेप से आप बोल सकते हो बजट गुजरता है। तो लिखो नंबर 1 इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले तो बजट को ऑफिशियली प्रेजेंट करना। नंबर 1 स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और कहां पे प्रेजेंट करेंगे? लोकसभा के अंदर। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर सरकार के बजट की। और सेंटर सरकार कहां पे बैठी है? लोकसभा में। राज्यसभा में कौन बैठा है? स्टेट सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव। वहां बजट क्यों रखोगे भाई? जहां केंद्र की सरकार बैठी है वहां पे बजट रखोगे ना, तो कहां प्रेजेंट करोगे आप? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि राज्यसभा में थोड़ी ना सेंटर की सरकार बैठी है, राज्यसभा में तो स्टेट सरकारों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो स्टेट सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जब पास करवाने की बात आएगी बजट को राज्यसभा भी पास करेगी, क्योंकि मैंने बोला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दोनों आते हैं। नंबर 1 स्टेज तो यह है कि लोकसभा में बजट को रखा जाएगा। नंबर 2 स्टेज जर्नल डिस्कशन। जर्नल डिस्कशन। अब देखो, जब बजट को आपने प्रेजेंट किया, लोकसभा में रखा, उसी के साथ साथ इसी डॉक्यूमेंट को राज्यसभा के अंदर भी भिजवा दिया जाएगा। बजट पहले लोकसभा में रखा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे स्पीच देंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को कहां पे भिजवा दिया जाएगा? राज्यसभा में भिजवा दिया जाएगा। राज्यसभा लोकसभा के जितने मेंबर हैं सबके पास एक एक कॉपी आ जाएगी बजट की, जिस पूरे टोटल प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। अब जैसे ही सबके पास एक एक कॉपी आ गई, अब वो क्या करेंगे? जर्नल लेवल पे उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर एक तो सबके पास कॉपीज पहुंचाई गई और एक हमें स्पीच देखने को मिली। किसकी? फाइनेंस मिनिस्टर की। रिसेंटली आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट स्पीच इज विद इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। सेकंड स्टेज क्या होगी? अब प्रेजेंट कर दिया है, अब उसके ऊपर डिस्कशंस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास मंथ कौन सा है? फरवरी। और हमारे पास पार्लियामेंट का सेशन चलता है जनवरी लास्ट से लेके कहां तक? मई तक। फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का हर साल, जिसको बजट सेशन बोलते हैं। तो फरवरी, 1 फरवरी को आपने बजट रख दिया, पूरा फरवरी, पूरा मार्च हो सकता है उसको डिस्कस किया जाए और एट द एंड जाके मार्च में उसको पास किया जाए और 1 अप्रैल से वो लागू कर दिया जाए। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन करना किसी चीज की। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। हर एक डिपार्टमेंट की कमेटीज होती हैं।
जैसे मैंने आपको, चलो तुम लोगों ने तो मोस्टली अकेला लवप्रीत नहीं पढ़ा आई थिंक पॉलिटी, बाकी उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे, और हर एक डिपार्टमेंट की ना अपने कुछ एक्सपर्ट बंदों की कमेटी होती है। तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, सबकी अपनी अपनी कमेटीज है। वो कमेटीज क्या करेंगी, इस बजट की अच्छी खासी छानबीन करेंगी कि जितना पैसा हमें चाहिए था उतना पैसा क्या यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। कम आया है तो ज्यादा करने की बात करेंगी, ज्यादा आया है तो हो सकता है कम करने की बात कर दे, डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंटल कमेटीज। मतलब एक तो जर्नल डिस्कशन, जो मेंबर बैठे हैं जिनको ज्यादा हिसाब किताब है नहीं कि बजट को कैसे डिस्कस करना है, एक तो वो डिस्कस करते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। एक कौन डिस्कस करते हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं डिपार्टमेंटल कमेटीज के अंदर। अप्रोक्सीमेटली आपको 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज देखने को मिलेंगी, तो वो कमेटीज इसको डिस्कस करेंगी तीसरे स्टेप में। चौथा स्टेप, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब वोट करवाई जाएगी किसके ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट। जितना जितना पैसा मिनिस्ट्रीज मांग रही हैं जो बजट के अंदर रखा गया है। अब देखो इनने स्क्रूटनी की, अगर कमेटी को लगा कि हमारी मिनिस्ट्री को पैसा कम आ रहा है तो उसको ज्यादा रेकमेंड कर दिया कि इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने तो जस्ट रेकमेंड किया है। अब उसको पास करना, उस ग्रांट को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वोटिंग करवानी पड़ेगी। अगर तो पार्लियामेंट की वोटिंग में वो ग्रांट पास कर दी जाती है तो पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मतलब वोटिंग करवाना मतलब पार्लियामेंट की अनुमति लेना कि इतनी ग्रांट इनको देनी है। अभी पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट ये बोलेगा कि हाँ इतनी ग्रांट इनको दे देते हैं, उसके लिए आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। कभी भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन चाहिए होती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की वो परमिशन लेने के लिए जो बिल रखा जाता है कि इतना पैसा हमने तिजोरी से निकालना है, ऊपर जस्ट ग्रांट कितनी देनी है वो उन्होंने वोट किया है, नीचे वाले में वो क्या है, पैसा निकालने की अनुमति दे रहे हैं। तो पैसा निकालने के लिए जो बिल रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। और 6वां स्टेप है पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, या फाइनेंशियल बिल लिखना है, इसको फाइनेंस मत लिखना। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल ही लिखो, फाइनेंशियल मत लिखो, वो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मान लो टैक्स बढ़ा दिया या टैक्स कम कर दिया या कोई नया टैक्स ले आए। ऊपर वाले में क्या था, एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकालना था, तो हमने क्या पास करवाया, एप्रोप्रिएशन बिल, पैसा निकालने के लिए। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होता है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में इतने लोग बैठे हुए हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उनसे क्या पास करवाना पड़ेगा, एक बिल। उस बिल को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। दूसरी तरफ सरकार कुछ नए टैक्स लेके आई है, क्या करने के लिए, जनता से पैसा वसूलने के लिए। वो जो नए टैक्स लेके आई हैं उन नए टैक्स को देश के अंदर लागू करना है। अब जब देखो कोई नए टैक्स को देश के अंदर लागू करना है तो अगेन पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऊपर वाला तो एक्सपेंडिचर के लिए आपने परमिशन ली है, नीचे वाली आप रेवेन्यू के लिए परमिशन ले रहे हो कि ये नया टैक्स हमने लागू करना है। तो जब कोई नया टैक्स आता है उसको देश में लागू करने के लिए सरकार को फाइनेंस बिल पास करवाना पड़ता है, किससे, पार्लियामेंट से। तो विदाउट द पासेज ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को तिजोरी में से पैसा नहीं मिलेगा, और विदाउट द पासेज ऑफ फाइनेंस बिल सरकार नया टैक्स नहीं लागू कर सकती।
समझ रहे हो? तो मतलब हर बार जब बजट रखा जाता है तो एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल पास करवाओगे, तो फिर बजट का आपका रेवेन्यू का मुद्दा, एक्सपेंडिचर का मुद्दा सॉर्ट आउट हो पाए, अदरवाइज नहीं हो पाए। यहां तक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट होगा साथ ही साथ पूछना, क्योंकि बाद में आगे चल के कनेक्शंस बनेंगे फिर समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखना, सब हेडिंग सी देना, वोट ऑन अकाउंट। एक ये भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है न्यूज में, रिलेटेड टू बजट ही है। एक सब हेडिंग सी बना लो, वोट ऑन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल समझ के ना क्या होता है? क्या होता है इधर विनीता? एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में। एप्रोप्रिएशन बिल क्यों पास करवाते हैं? किस चीज की परमिशन? एक्सपेंडिचर की परमिशन। बोलो फिर, क्या हो गया इसमें, इतना क्या झिझकने की बात है? सीधा बोलो ना कि सरकार ने जो पैसा निकालना है खर्चा करने के लिए, उसके लिए परमिशन चाहिए, किसकी? पार्लियामेंट की। और ये कहां पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए? आर्टिकल 100, आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 में लिखा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी पैसा निकालना है तो? अभी तो लिखवाया मैंने, लिखा हुआ है ना वहां पे। तो वो परमिशन लेने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करोगे, और जो नए टैक्स लागू करने हैं उसके लिए फाइनेंस बिल पास करवाओगे, राइट? नेक्स्ट लिखो, वोट ऑन अकाउंट। ये क्या चीज है? अक्सर न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वोट ऑन अकाउंट का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है। वोट ऑन अकाउंट बट स्टिल इट इज एक्टिव। वोट ऑन अकाउंट क्या चीज है? तो लिखो इसमें, द एप्रोप्रिएशन बिल मे टेक, द एप्रोप्रिएशन बिल मे टेक time to pass, the appropriation bill may take time to pass through the parliament, time to pass through the parliament and become a law, and become a law, meanwhile, full stop लगा के लिखना, meanwhile the government would need, meanwhile the government would need permission to spend, government would need permission to spend even a single penny, मतलब खोटा पैसा भी खर्चना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। spend even a single penny from April 1 when the new financial year starts, from April 1 when the new financial year starts. So the vote on account is the permission. So the vote on account is the permission to withdraw money from the consolidated fund, to withdraw money from the consolidated fund of India, consolidated fund of India during that period, during that period, usually 2 months, usually 2 months. अब ध्यान से समझना, 2017 से पहले क्या होता था? 2017 से पहले जो बजट है इसको रखा जाता था कब? इसको रखते थे फेब के लास्ट में जाके,
बिल्कुल अखीरले हफ्ते में इसको रखा जाता था। फेब तो पूरा निकल गया, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, सिर्फ मार्च, एक महीना। और ये जो बजट है ये लागू कब से करना है, इसको लागू करना है 1 अप्रैल से। दिक्कत क्या आती थी, दिक्कत ये आती थी कि बजट आपने फरवरी के लास्ट में रखा है, एक महीने के अंदर उसको पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता, और डिस्कस नहीं किया जा सकता मतलब एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाएगा। एक महीना तो वो पूरा मंथ लो लेते थे किसका, मार्च का, एक एक्स्ट्रा वो मंथ लेते थे पूरा अप्रैल। लेकिन ये तो गड़बड़ होगी, वो 2 महीने में डिस्कस करके बजट पास करेंगे अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा 1 अप्रैल के बाद तो आप खर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल का जो आपने एप्रोप्रिएशन बिल पास किया था वो आपको परमिशन देता है खर्चे करने की सिर्फ 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को आपको पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाएगा। नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चा करेगी सरकार वो नए बजट के थ्रू करेगी। और नए बजट का एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे एक ही महीना था, एक महीने में डिस्कस नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा अप्रैल वो यूज कर ले। तो मतलब क्या है, क्या इस सरकार इस एक महीने के लिए, पूरे अप्रैल के लिए किसी का मुंह देखती रहेगी कि ये अप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे तो फिर हम कोई खर्चा कर पाएंगे? तो ये जो हमारे पास टाइम लैग था, इस टाइम लैग में सरकार थोड़ा बहुत खर्चा कर पाए उसके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट आया, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट के तहत सरकार सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, अगले 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, कितने भी दिन हो सकते हैं, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक के लिए परमिशन लेती है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू पैसा खर्चने की। जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल ये लोग डिस्कस करके, मान लो यहाँ पे 30 अप्रैल को उन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया, तो मई से जो खर्चे होंगे वो एप्रोप्रिएशन बिल के अकॉर्डिंग होंगे। वोट ऑन अकाउंट फिर कब तक चला, सिर्फ अप्रैल में चला। अभी क्या हो गया है, अभी बजट पेश करते हैं 1 फरवरी को, तो मतलब ये पूरा आपके पास एक महीना और आ गया। पूरा फरवरी है डिस्कस करने के लिए, पूरा मार्च है डिस्कस करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मार्च के एंड में जाके एप्रोप्रिएशन बिल पास हो ही जाता है। तो आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक खर्चे करने की परमिशन पिछले बजट में आपको मिली है, और नई वाली परमिशन आपको अप्रैल स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास 2 मंथ है बजट को डिस्कस करने के लिए। तभी मैंने बोला कि आज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले होती थी, पहले बजट लेट पेश होता था और बजट का एप्रोप्रिएशन बिल पास होते होते नया फाइनेंशियल ईयर चढ़ जाता था। अब वो नए फाइनेंशियल ईयर के जितने भी दिन हैं, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, उन दिनों में खर्चा तो सरकार ने करना है, सरकार का खर्चा तो रुकता नहीं है, उसके लिए फिर वो वोट ऑन अकाउंट पास करते थे। मतलब ये एक टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके जब तक नए फाइनेंशियल ईयर का एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता सरकार परमिशन देती है तब तक कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की। समझ रहे हो इस चीज को, दैट इज द वोट ऑन अकाउंट। कोई डाउट हो इसमें, वनिता समझ आया? यहाँ पे क्या है, पहले हमारा जो बजट है इसको रखा जाता था फेब के लास्ट में। फेब के लास्ट में मतलब हमारे पास सिर्फ मार्च का महीना बचता था बजट को डिस्कस करने के लिए। जब तक बजट डिस्कस नहीं होगा तब तक उसका एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास होगा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट बजट डिस्कस ही नहीं किया, एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, पैसा निकालने की परमिशन, बिना डिस्कशन के परमिशन कैसे दे देंगे? तो ऑटोमेटिकली अकेले मार्च में तो डिस्कस नहीं हो पाता था, डिस्कशन करते करते नया फाइनेंशियल ईयर चढ़ जाता था, और नए फाइनेंशियल ईयर में जाके कहीं एप्रोप्रिएशन बिल पास होता था। यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि पिछला जो साल का आपका एप्रोप्रिएशन बिल था उसकी परमिशन तो 31 मार्च को खत्म हो जाएंगी, 1 अप्रैल से तो नए एप्रोप्रिएशन बिल के अकॉर्डिंग ही खर्चे कर पाओगे। वो अभी पास नहीं हुआ क्योंकि बजट लेट रखा है। जब तक वो नए फाइनेंशियल ईयर में पास नहीं हो जाता तब तक 20, 25, 30, 35, 40 दिन जितना भी लेट होगा उसकी पासेज,
तब तक के लिए खर्चे तो करने पड़ेंगे। तब तक के खर्चों के लिए ये वोट ऑन अकाउंट अलग से पास करवा लेते थे कि तब तक हमें खर्चे करने की परमिशन दो जो हमारे चल रहे थे, जैसे तुम पास कर दोगे फिर हम उसके अकॉर्डिंग खर्चे कर लेंगे। अभी क्या हुआ है, अभी फरवरी के पहले दिन ही बजट रख दिया जाता है। एक महीना पूरा फेब का है, एक महीना पूरा मार्च का है, 2 महीने में अच्छी डिस्कशन करके 1 अप्रैल से पहले ही एप्रोप्रिएशन बिल नए आ रहे फाइनेंशियल ईयर के लिए पास हो जाता है। तो जरूरत ही कोई नहीं है वोट ऑन अकाउंट की, टेम्परेरी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो एप्रोप्रिएशन बिल है अगले पूरे साल में जो पैसा निकालना है उसकी परमिशन। वोट ऑन अकाउंट है जब तक वो परमानेंट परमिशन नहीं मिल जाती तब तक के लिए नए साल के जो कुछ दिन है उसमें टेम्परेरी खर्चा करने के लिए एक छोटी सी परमिशन, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। आजकल इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसी चक्कर की वजह से कि अप्रोप्रिएशन बिल पास होते होते डिले हो जाता था, इसी चक्कर की वजह से अभी फरवरी के फर्स्ट डेट को ही आप बोल सकते हो बजट को रखा जाता है, लास्ट में नहीं रखा जाता। यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि क्यों आगे किया इन्होंने बजट। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, several changes introduced several changes introduced by NDA government, several changes introduced by NDA, that is National Democratic Alliance, जो बीजेपी की सरकार है। Several changes introduced by NDA government such as advancement of budget presentation, such as advancement of budget presentation to 1st February, advancement of budget presentation to 1st February, comma, earlier it was last working day of February. Earlier it was last working day of February. ठीक है, एक तो सरकार ने क्या किया 2017 से 2017 लिखवाया ना, 2017 से एनडीए की जो गवर्नमेंट है इसने क्या किया, एक तो बजट जो पहले लास्ट में रखा जाता था फरवरी के, उसको फरवरी की फर्स्ट डेट को रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है एप्रोप्रिएशन बिल की पासेज डिले नहीं होगी और आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ लिखना, since 2017 railway budget has been merged, railway budget has been merged with the general budget of central government. Railway budget has been merged with the general budget of central government. पहले रेलवे का बजट ना अलग रखते थे और दूसरा बजट अलग रखा जाता था, रेलवे के खर्चों के लिए अलग से एक बजट रखा जाता था जिसको रेलवे मिनिस्टर रखते थे, और जनरल खर्चों के लिए बाकी जो सारे खर्चे उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखते थे। इस चीज को खत्म कर दिया कब, 2017 में, दोनों बजट को मर्ज कर दिया, रेलवे बजट को भी जनरल बजट के साथ ही रखा जाता है, अब अलग अलग बजट नहीं रखे जाते, अब की जो बात कर रहे हैं। एक और पॉइंट लिखो, doing away the plan and non-plan expenditure, doing away the plan and non-plan expenditure। 2017 से पहले बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता था उसको दो भागों में डिवाइड करते थे। 2017 से पहले बजट में जो एक्सपेंडिचर था उसको दो भागों में डिवाइड करके प्रेजेंट किया जाता था कि ये दो तरह का एक्सपेंडिचर है, दो तरह का खर्चा है जो हमने करना है। तो वो एक्सपेंडिचर कौन कौन से दो तरीके का होता था, एक होता था प्लान एक्सपेंडिचर और एक होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नाम से पता चल रहा है
कि एक प्लानिंग के साथ किया जाएगा और एक नॉन प्लानिंग के साथ किया जाएगा। अब ये है क्या, लिखो, व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर। नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लो, प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। तो इसमें लिखना ऑल एक्सपेंडिचर्स, all expenditures done in the name of, all expenditures done in the name of economic planning, in the name of economic planning, that is 5-year plans, that is 5-year plans were called plan expenditures, were called plan expenditures. For example, expenditure on electricity generation, for example, expenditure on electricity generation, comma, rural development, comma, construction of roads, etc, etc. अच्छा याद करो, तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, हमारे पास 5-year प्लान्स आते थे, है ना, 5-year प्लान्स। लास्ट 5-year प्लान कौन सा था, 12th 5-year प्लान, 12th 5-year, तुम लोगों को कभी श्योरिटी नहीं होती अपने आप पे। 12th 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ, 2012 के अंदर, कब खत्म हुआ, 2017 के अंदर। 2017 में 12th 5-year प्लान खत्म हो गया। अब 5-year प्लान में क्या होता था, 2012 में इस प्लान को लेके आए तो इसमें पहली प्लानिंग वो कर चुके हैं कि अगले 5 सालों में इतना खर्चा यहाँ पे, इतना खर्चा यहाँ पे, इतना खर्चा यहाँ पे, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। उस प्लान का जो खर्चा आप डिसाइड कर चुके हो, वो खर्चा निकालने के लिए बजट के अंदर रखना पड़ेगा। और बजट में उस खर्चे को क्या नाम देते थे, प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड है, उतना पैसा आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन 2017 में तो 5-year प्लान ही खत्म हो गए, तो प्लान एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया। अभी तो जब चाहो उसमें चेंजेस कर सकते हो। पहले ये होता था कि 2012 में जितना डिसाइड कर लिया, 2017 तक उतना खर्चा करना है। अभी क्या है, जब मर्जी चेंज कर लो, क्योंकि अभी क्या है, प्लानिंग कमीशन, 5-year प्लान, ये सब खत्म हो चुका है। तो जब तक आपका 12th 5-year प्लान चला, दैट इज 2017, तब तक प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो 5-year प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है वो अलग से लिखा होता था कि इतना खर्चा तो देखो हमारा इसमें जाना है, इसके अलावा जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो सेकंड लिखो, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो लिखना है इसमें ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर were known as non-plan expenditure. All expenditure other than plan expenditure were known as non-plan expenditure. Non-plan expenditure. For example, interest payments, pensions, interest payments, pensions, transfers to the states and UTs, transfers to the states and UTs, etc. States and UTs, etc. स्टेट सरकारों को, यूटी की सरकारों को पैसा देना है, पेंशन निकालनी है। कोई प्लानिंग नहीं होती पेंशन की, इतनी पेंशन देनी है, हर साल कुछ नए लोग आएंगे तो हो सकता है बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स है,
इंटरेस्ट पेमेंट की कोई प्लानिंग तो नहीं होती, सरकार कर्जा लेती है ना तो सरकार को भी तो इंटरेस्ट भरना पड़ता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। तो मतलब क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ के जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई। 2017 में प्लान एक्सपेंडिचर वाला झंझट ही खत्म हो गया क्योंकि 5 ईयर प्लान्स खत्म हो गए। तो मतलब 2017 में ये वाली जो कैटेगराइजेशन है ये दोनों खत्म कर दी गई हैं। आज हमारे देश के बजट के अंदर कोई प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग अलग से नहीं बताए जाते, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। 2017 तक बताए जाते थे, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग देना कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स। अब गवर्नमेंट बजट मैंने लिखवाया, मतलब चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, हर जगह ही होते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले ये चार्ट बना लेना, ऊपर लिख लेना गवर्नमेंट बजट, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। नंबर 1 इज रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट। नंबर 2 इज कैपिटल बजट, कैपिटल बजट। बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। फिर रेवेन्यू बजट जो है वो भी आगे 2 तरीके से होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिट और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये भी 2 तरीके का होगा अगेन, कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये याद रखना है हमेशा। गवर्नमेंट के बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के आगे 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिट मतलब जो पैसा आएगा, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पैसा जाएगा। कैपिटल बजट के भी 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिट मतलब जो पैसा आएगा और दूसरा जो पैसा जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू वाले में अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। कैपिटल वाले में अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है भाई, हमने समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग दो रेवेन्यू बजट। व्हाट इज रेवेन्यू बजट, ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे हेडिंग देनी है रेवेन्यू बजट। तो लिखना है इसमें, इट कंसिस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट। इट कंसिस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट। सबसे पहले लिखो रेवेन्यू रिसिट, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, रेवेन्यू रिसिट क्या है। तो लिखना है इसमें ऑल रिसिट्स, ऑल रिसिट्स which do not have a direct impact, all receipts which do not have a direct impact on the asset, on the asset and liabilities of the government, on the asset and liabilities of the government are called revenue receipt, are called revenue receipt, comma, it consists of the money, it consists of the money earned by, इसकी अर्निंग कैसे होती है, it consists of the money earned by government through
गवर्नमेंट थ्रू टैक्स, गवर्नमेंट थ्रू टैक्स, ब्रैकेट में लिख लेना जीएसटी एंड इनकम टैक्स, साथ में लिख लो जीएसटी एंड इनकम टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट्स एक्सेट्रा, प्रॉफिट्स कॉमा इंटरेस्ट्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या बोला है कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो होगा जिससे ना तो गवर्नमेंट के एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा। एसेट का मतलब है संपत्ति, लाइबिलिटी का मतलब सरकार का कर्जा जो सरकार ने भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक से कर्जा ले लूं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि मुझे वो पैसा वापस भरना है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है ऐसे सोर्स से पैसा आना चाहिए कि उसकी वजह से सरकार के ऊपर कोई कर्जा ना क्रिएट हो। अगर सरकार के पास पैसा आ रहा है कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या है, सरकार की लाइबिलिटी है ना, सरकार को कल को भरना पड़ेगा। तो मतलब इसमें वो पैसा आता है जिससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनती है, ना सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़ता है। समझ रहे हो ये चीज। अब इसमें क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब सरकार जब टैक्स वसूलती है तो क्या सरकार की कोई संपत्ति बन रही है, वही टैक्स का पैसा जनता के ऊपर ही तो खर्च करना है, संपत्ति थोड़ा बनाते हैं उससे। और अगर सरकार वो पैसा वसूल रही है तो क्या सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़ रहा है, नहीं, कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा। दूसरी तरफ एक है नॉन टैक्स, सरकार की कोई, आप बोल सकते हो कि कोई कंपनी है वो काम कर रही है, वो प्रॉफिट में चल रही है, वहां से जो पैसा आ रहा है क्या वो सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, कोई असेट बना रहा है वो पैसा, नहीं, वापस उसी कंपनी के पास जाएगा वो पैसा, आप बोल सकते हो वहीं पे उसको खर्च किया जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, जो ना तो सरकार के असेट के ऊपर कोई इंपैक्ट डाले, ना सरकार की लाइबिलिटी के ऊपर। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है ये टैक्स रेवेन्यू, लिख लेना चाहे नीचे जो ऊपर डायग्राम बनाई थी, और दूसरा हो सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स से जो पैसा आता है सरकार को उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखना इस बात को, टैक्स से जो पैसा सरकार के पास आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बजट में आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं देगा, सरकार नहीं बताएगी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सरकार बताएगी इतना आया है बस, इतना रेवेन्यू रिसिप्ट हम लेना चाहते हैं, सरकार सिर्फ इतना बताएगी। अब तुम्हें क्या पता रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वो पता चलेगा ये पढ़ के कि रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या। समझ आया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो भी टैक्स नॉन टैक्स का पैसा सरकार के पास आ रहा है जिसकी वजह से सरकार का असेट या सरकार की लाइबिलिटी कम ज्यादा नहीं हो रही, उसको क्या बोल देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड चीज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें लिखना इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो सेकंड पार्ट है, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट which does not impact, which does not impact its assets or liabilities, does not impact its assets and liabilities. For example, salaries, pensions, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासन चलाने के लिए जो पैसा लगता है दफ्तर चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सरकार का वो खर्चा जो ना तो सरकार के ऊपर किसी तरीके का कर्जा चढ़ाएगा और ना सरकार की किसी तरीके की संपत्ति बनाएगा। अब सरकार मान लो आप लोगों को सैलरी देती है, सरकार का खर्चा तो हो रहा है, लेकिन क्या उसमें सरकार का कोई फायदा है? क्या सरकार का कोई असेट बन रहा है या फिर सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़? नहीं। तो वो सारा पैसा जिससे ना तो सरकार की संपत्ति बनेगी ना सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़ेगा, वो जो सारा पैसा सरकार खर्च कर रही है उसको बोल देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो सारा पैसा जो सरकार वसूल रही है बट उसकी वजह से ना तो सरकार की कोई संपत्ति बन पा रही है ना सरकार के पास कोई कर्जा चढ़ा है, उसको क्या बोल देंगे? रेवेन्यू रिसिट। तो मतलब यहां पे ध्यान से देखो, सरकार ने पैसा खर्च किया और एक बड़ा रोड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने पैसा खर्च किया, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो? क्या उस खर्चे से कोई संपत्ति बनी है? नहीं बनी, तो वो किसका है? तो फिर अगर सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है तो वो किसकी है? सरकार की है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो क्या वो रेवेन्यू रिसिट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, क्योंकि वो सरकार ने खर्च किया और कोई संपत्ति बनी। यहां पे संपत्ति नहीं बनती है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि जो रोजमर्रा के सरकार के दफ्तरों का काम चलाने के लिए पैसा चाहिए, उससे कोई संपत्ति बनती है? नहीं, प्रोसेस ही चलता है बस। या लोगों को सैलरी सरकार देती है, पेंशन सरकार देती है, उससे सरकार की कोई संपत्ति बन रही? नहीं, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो सरकार टैक्स वसूलती है, नॉन टैक्स वसूलती है, उससे क्या है? रेवेन्यू रिसिट आ रहा है, उससे भी कोई असेट नहीं बन पा रहा, ना कोई सरकार के ऊपर कर्जा चल रहा है। अगर सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, वो भी तो सरकार का रेवेन्यू है, पैसा तो सरकार के पास आया, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्जा चढ़ गया। तो क्या वो रेवेन्यू रिसिट होगा? नहीं। तो फिर वो क्या होगा? वो ये होगा। कैपिटल शब्द जहां पे आ गया, मैंने कई बार बोला है, कैपिटल मतलब एक ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ बना के देगी आप, कुछ ना कुछ बना के। एक मशीन एक कैपिटल है, पैसा एक कैपिटल है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बनता है। जमीन एक कैपिटल है, उससे कुछ ना कुछ उगता है। तो अब आ जाओ कैपिटल रिसिट एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो हेडिंग देना कैपिटल बजट। हेडिंग देना कैपिटल बजट। तो इसमें लिखो इट इंक्लूड्स नंबर वन कैपिटल रिसिट, नंबर वन कैपिटल रिसिट। सो कैपिटल रिसिट में लिखना इट इंडिकेट्स all the receipts, it indicate all the receipts which lead to a decrease in asset, which lead to a decrease in asset and an increase in liability, decrease in asset। ऐसा रिसिप्ट जो सरकार का असेट, सरकार की संपत्ति कम कर देगा, एंड सरकार के ऊपर कर्जा जो है वो ज्यादा कर देगा। सरकार दोनों केस में घाटे में जा रही है ना। सरकार की यहां तो संपत्ति कम होगी या फिर सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, दोनों में से एक चीज होगी। ऐसा कोई भी पैसा जो सरकार की संपत्ति बेच के सरकार के पास आ रहा है, तो सरकार की संपत्ति कम हुई ना, बेची थी। या फिर सरकार लोन लेके पैसा लेके आ रही है, उसको हम क्या बोल देंगे? कैपिटल रिसिट। तो इसमें या तो सरकार की संपत्ति बिकेगी या सरकार कहीं से कर्जा लेके आएगी, उस पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिट। यहाँ पे सरकार की कोई संपत्ति बिकी इस पैसे के लिए, टैक्स नॉन टैक्स के लिए, या फिर सरकार ने कहीं से कर्जा लिया टैक्स नॉन टैक्स के लिए? नहीं, वो तो सरकार का प्रॉफिट हो सकता है,
या फिर जो टैक्स वसूल रही है सरकार, उसके लिए कोई कर्जा थोड़ी ना लिया है, ना सरकार को कोई अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी है कर्जा वसूलने के लिए। तो वो क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो लिखो इसको पूरा करो। एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, increase in liabilities of the government, for example, example most important है, for example, number 1 example लिखना, the money earned by, the money earned by selling government assets, the money earned by selling government assets, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चल के। ब्रैकेट में लिख सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। समझ रहे हो, अगर सरकार पैसा लगाएगी तो संपत्ति बनेगी, और अगर उसी संपत्ति को सरकार बेच के अपना पैसा वापस ले ले, उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, तो अगर वो सरकार अपनी संपत्ति बेच के पैसा लेके आ रही है, आ तो रहा है पैसा, लेकिन संपत्ति बेच के, मतलब संपत्ति सरकार की कम हो रही है, असेट कम हो रहा है। दूसरी एग्जांपल इसी में, the money received in the form of, the money received in the form of loan, received in the form of loan, तो अगर कोई भी पैसा सरकार के पास क्या है, लोन से आ रहा है, अब लोन लिया है तो रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, मैंने ग्रांट तो नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला, लोन, तो वापस भी तो देना पड़ेगा, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। पहली एग्जांपल है असेट कम होने की, दूसरी एग्जांपल है लाइबिलिटी बढ़ने की। तो सरकार कर्जा लेके पैसा लेके आ रही है, या अपनी संपत्ति बेच के पैसा उसके पास आ रहा है, उसको बोल देंगे कैपिटल रिसिप्ट। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ये बात, क्लियर है ना। सेकंड आओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें लिखना, इट इज यूज्ड टू क्रिएट असेट, मतलब सरकार की संपत्ति क्रिएट होगी, यूज्ड टू क्रिएट असेट और रिड्यूस लाइबिलिटीज, और रिड्यूस लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, long term investment by the government, long term investment by the government on creating assets, long term investment by the government on creating assets such as roads and hospitals, such as roads and hospitals. Number 2 example, the money given by government, the money given by government in the form of loan, in the form of loan, तो यहां पे देखो, या तो सरकार खर्चा करके अपना नया संपत्ति बना रही है, तो वो खर्चा किस में जाएगा, जिससे संपत्ति बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर सरकार ने खर्चा किया है किसी को लोन देने के लिए, लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। अगर लोन दिया है एक, तो वो पैसा भी वापस आएगा कल को, साथ में क्या लेके आएगा, इंटरेस्ट। तो सरकार की लाइबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, अब सरकार लोन ले नहीं रही, लोन दे रही है, तो सरकार की लाइबिलिटी डाउन जाएगी। मान लो कि मैंने किसी से लोन लिया था, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मुझे लोन वो भरना है। मेरे पास पैसा था, मैंने मान लो कि लोन लिया था 4% इंटरेस्ट के ऊपर, मैंने आगे 8% इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे दिया किसी को वही पैसा,
अब उससे 8% वसूल के मुझे भरना कितना है, 4%। 4% किसके पास बचेगा, मेरे पास। तो वहां पे एक तो मेरी देखो लाइबिलिटी कम हुई, ऊपर से मेरे पास पैसा बचा भी। तो मतलब उस खर्चे ने मुझे कुछ ना कुछ दिया। तो जो खर्चा सरकार के लिए कुछ क्रिएट करता है, क्रिएट करना मतलब असेट क्रिएट करता है, या फिर सरकार के कर्जे उतारने में हेल्प करता है, मतलब सरकार को मुनाफा कमाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सरकार पैसा खर्च करके जितने भी रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, जो भी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सरकार अपनी संपत्ति बेच के या लोन उठा के पैसा जो लेके आती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिट। सरकार जो पैसा खर्च करती है लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है, उससे कोई असेट नहीं बनता, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सरकार के पास जो पैसा आ रहा है बिना लोन उठाए, बिना अपना असेट बेचे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर आपका कैपिटल रिसिट ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिट कम है, सरकार फायदे में है कि घाटे में, बताओ। अगर सरकार का कैपिटल रिसिट ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिट जो है वो कम है, सरकार फायदे में है कि घाटे में? क्यों घाटे में है? क्योंकि कैपिटल रिसिट आएगा लोन उठा के, लोन उठाया है तो पे बैक भी करना पड़ेगा। यहाँ कैपिटल रिसिट आएगा असेट बेच के, बेच रहे हो तो फिर भी घाटे में जा रहे हो। और रेवेन्यू रिसिट बढ़ा मतलब बैठे बिठाए आपको पैसा मिल जाना, टैक्स नॉन टैक्स का, या तो प्रॉफिट कहीं से कमा रहे हो, या फिर क्या है, लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं या जीएसटी भर रहे हैं, बैठे बिठाए आपको मिल रहा है। तो मतलब अगर बजट के अंदर ये बताया गया है कि कैपिटल रिसिट इज मोर देन रेवेन्यू रिसिट, इसका मतलब क्या है, सरकार घाटे में है। अगर बजट में बताया गया है कि रेवेन्यू रिसिट इज मोर देन कैपिटल रिसिट, मतलब सरकार फायदे में, क्योंकि ये पैसा आपके पास या तो संपत्ति बेच के आएगा या कर्जा उठा के आएगा, दोनों ही केस में आप घाटे में हो। और हमारे यही ज्यादा होता है, हमारे कैपिटल रिसिट ही ज्यादा होता है क्योंकि सरकार कर्जे उठाती है, रेवेन्यू रिसिट कम रहता है। तभी तो जीएसटी को लेके आए, तभी तो बार बार बोलते हैं जीएसटी की वजह से सरकार की इनकम बढ़ गई है, और अच्छे वाली इनकम बढ़ गई है। अच्छे वाली मतलब रेवेन्यू रिसिट वाली। अच्छा दूसरी तरफ आओ, अगर सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, सरकार फायदे में रहेगी कि घाटे में? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, तो सरकार फायदे में रहेगी कि घाटे में? फायदे में। वहां पे दान कर रही है पैसा, और यहाँ पे सरकार का कुछ बन रहा है वो खर्च करके, फायदे में घाटे में? ना मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए है, या फिर 100 रुपए छोड़ो, इतनी छोटी एग्जाम्पल, मेरे मान लो मेरे पास मेरे करोड़ रुपए है। एक तो मैं करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए दान कर दूं, और एक उसी 50 लाख की जमीन खरीद लूं, तो दान करने में फायदे में हूं या फिर जमीन खरीदने में फायदे में हूं? ऑब्वियसली। तो अगर सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब लोगों को सैलरियां देना, पेंशन देना, इसमें खर्चा ज्यादा है, और जहां पे सरकार का कुछ बनता है वो पैसा कम खर्च कर रहे हो आप, तो आप घाटे में जा रहे हो। और हमारे बजट में क्या होता है, ये खर्चे ज्यादा है, ये खर्चे कम है। हालांकि ये खर्चे जब आपके ज्यादा होंगे, ये कम होंगे, फिर आप फायदे में आओगे। समझ रहे हो? तो ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आज तुम लोगों के लिए जो मैंने टेस्ट बनाया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं सारे, कोई अपना क्वेश्चन नहीं डाला उसमें। 2013, 2014, 2015 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको डाला है। समझ रहे हो? और उन क्वेश्चंस को देखना, तुम अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके ऊपर तो नहीं है क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस किया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझना पड़ेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग देना, अदर टाइप्स ऑफ बजट्स। एक तो दो ये हो गए, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ बजट, अदर टाइप्स ऑफ बजट।
नहीं, अदर टाइप ऑफ बजट से पहले एक चीज और लिखते हैं, इसको कट करो, क्योंकि अभी अभी तुमने ताजा ताजा ये पढ़ा है, पहले वही उसी को कर लेते हैं, बाद में इस पे आएंगे। अदर टाइप ऑफ बजट इसके बाद करेंगे, पहले हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट। मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सरकार जो घाटे में जाती है उसको कैसे मेजर किया जाता है। सो लिखना है इसमें, देयर आर वेरियस मेजर्स, अलग अलग तरह के मेजरमेंट के तरीके हैं। देयर आर वेरियस मेजर्स। हाँ जी शिखा, सोते सोते आ गई या जाग। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, खुल गई आंखें। हाँ जी सर। कोई हाल नहीं, आधी क्लास मिस कर दिया, ज्वाइन किया है। सर गला बहुत खराब हो रखा है सर। तुमने कौन सा बोलना है, मेरा खुद का खराब है, मैं बोल भी रहा हूँ। सर यहाँ पर ना अगरबत्ती चलती रहती है तो उससे और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए छुट्टी ले रही हूँ मैं। नहीं, छुट्टी का तो कोई चक्कर नहीं, ऑनलाइन तो जल्दी ज्वाइन करते, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अब इसको सुन लेना जो इससे पहले वाला है। ओके सर। तो यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट, तो लिखना देयर आर वेरियस मेजर्स टू कैप्चर द गवर्नमेंट डेफिसिट। देयर आर वेरियस मेजर्स टू कैप्चर द गवर्नमेंट डेफिसिट। बजट में जो घाटे बताए जाते हैं उन घाटों को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के मेजरमेंट यूज किए जाते हैं। अब बजट में ये बताया जाता है कि ये इतना है, ये इतना है गवर्नमेंट डेफिसिट। तो सबसे पहले इसमें है रेवेन्यू डेफिसिट। नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। अब डेफिसिट का मतलब क्या है, घाटा। तुम लोगों ने रेवेन्यू रिसिट पढ़ा, अभी पढ़ा ना कि क्या होता है रेवेन्यू रिसिट। तुम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, अभी क्या होता है रेवेन्यू रिसिट। मतलब ऐसा पैसा जिसके आने से ना तो सरकार का एसेट कम होता है, ना सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। समझ रहे हो, ना तो सरकार अपनी संपत्ति बेच के पैसा लेके आ रही है, ना सरकार कर्जा उठा के पैसा लेके आ रही है। और वो पैसा फिर कहां से आता है, रेवेन्यू रिसिट कहां से आता है, या तो टैक्स से या फिर नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मतलब जो प्रॉफिट वगैरह सरकार को होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी आपको बताया, एक ऐसा खर्चा जिसमें ना तो एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी कम होगी। सरकार को कोई फायदा नहीं है, ऊपर वाले में सरकार को फायदा है, ये खर्चा करने में सरकार की नुकसान हो रहा है, आप बोल सकते हो। इसमें क्या आ जाता है, सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन आ जाती हैं। सरकार को क्या फायदा आपको सैलरी देके, आपको पेंशन देके, सरकार तो घाटे में जा रही है, उनका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो सरकार क्या है, सरकार घाटे में जाएगी। और उस घाटे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपका रिसिप्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, आप क्या है, फायदे में रहोगे, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू सरप्लस। तो लिखो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में, इट रेफर्स टू excess of excess 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 of government's revenue expenditure। excess मतलब ज्यादा होना, excess of government's revenue expenditure over the revenue receipts। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। दिस इज द फॉर्मूला। अगर सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिट कम है, तो सरकार घाटे में हुई ना। सरकार को फायदा कब है, जब रेवेन्यू रिसिट ज्यादा हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो।
जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो सरकार का खर्चा, वो वाला खर्चा ज्यादा है जिससे क्या है, सरकार का कोई संपत्ति नहीं बन पा रहा, सरकार तो घाटे में जा रही है। आपकी जेब में अगर सरकार ज्यादा पेंशन दे रही है या ज्यादा सैलरी दे रही है, सरकार तो घाटे में है ना। तो अगर सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन सरकार का रेवेन्यू रिसिट, उसको क्या बोल देंगे, वो जितना गैप होगा, मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का है 100 करोड़, बहुत कम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 करोड़, और सरकार का जो रेवेन्यू रिसिट है वो कितना है, जस्ट 50 करोड़। तो सरकार कितने घाटे में है, सरकार 50 करोड़ के घाटे में है। ये 100 करोड़ मैंने कौन सा डाटा लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला डाटा। ये 50 करोड़ मैंने कौन सा डाटा लिया, रेवेन्यू रिसिट वाला डाटा। और अगर सरकार यहाँ पे घाटे में है तो कितने घाटे में, 50 करोड़ के घाटे में, और उस घाटे को क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू अकाउंट्स का डेफिसिट है। इसका उल्टा होगा, उसको क्या बोल देंगे, रेवेन्यू सरप्लस। उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा और रिसिट ज्यादा होगा। तो नीचे नोट बना के लिख लो, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लेस देन, नोट बना के लिखना नीचे, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू रिसिट, revenue expenditure is less than revenue receipt, it is called as revenue surplus. Revenue expenditure is less than revenue receipt, it is called as revenue surplus. उसको फिर बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस बोल देते हैं उसको, ठीक है। सेकंड लिखना फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद दूसरा है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये बड़ा मुद्दा होता है जब भी बजट आता है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है फिस्कल डेफिसिट जब भी बजट आएगा। फिस्कल डेफिसिट, अब देखो फिस्कल शब्द का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, फिस्कल का मतलब है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। कौन सा एक्सपेंडिचर कौन सा रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू। जब मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिट बोला तो मैं सिर्फ रेवेन्यू वाले की बात कर रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिट बोला तो सिर्फ कैपिटल बजट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला फिस्कल मतलब मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो सरकार का टोटल जो खर्चा है, सरकार का टोटल जो कमाई है, उसकी बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट में, ओवरऑल बात करते हैं। तो लिखो इसमें, इट इज द गैप बिटवीन, इट इज द गैप बिटवीन government's expenditure requirements, government's expenditure requirement and its receipts, government expenditure requirement and its receipts, comma, it is equal to the money, it is equal to the money that government needs to borrow, that government needs to borrow during the year, that needs to borrow during the year। नीचे इसका फॉर्मूला लिखना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट fiscal deficit is equals to total expenditure minus total revenue, total revenue, total revenue के ब्रैकेट में लिखना जो इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल रेवेन्यू ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू रिसिट, टोटल रेवेन्यू के ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, नॉन
डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, ध्यान से देखो, कैपिटल रिसिट क्या हो सकती है आपकी? कैपिटल रिसिट क्या होती है, भी मैंने आपको बताया, या तो सरकार अपनी संपत्ति बेच के पैसा लाएगी या फिर कर्जा उठा के पैसा लाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर आपने कौन सा रेवेन्यू काउंट करना है? एक तो रेवेन्यू रिसिट वाला। रेवेन्यू रिसिट मतलब टैक्स से जो पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से जो पैसा आ रहा है, जिसमें सरकार फायदे में ही फायदे में। बट कैपिटल रिसिट में दो तरह के रिसिट हो सकते हैं। एक तो संपत्ति बेच के जो पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट करके, एक पैसा जो लोन लेके आएगा। तो यहाँ पे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट मतलब संपत्ति बेच के पैसा आ रहा है वो तो काउंट करोगे, बट जो लोन वाला पैसा है वो टोटल रिसिप्ट में आप काउंट नहीं करो, क्योंकि वो तो वापस पे बैक करना है ना। समझ रहे हो इस चीज को? एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। फिस्कल का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू निकाल दो। अब टोटल एक्सपेंडिचर में आपके पास कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यही दो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो टोटल जो आपके पास एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल रेवेन्यू निकालो। अब टोटल रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? एक तो रेवेन्यू रिसिट आएगा जो टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है, जो सरकार के लिए फायदेमंद है, कुछ उनकी संपत्ति बिकती नहीं है, कुछ उनके ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ता। और दूसरा आता है कैपिटल रिसिट से। अब कैपिटल रिसिट में दो तरह का पैसा आता है, एक तो संपत्ति बेच के, संपत्ति बेच के पैसा आया, क्या उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, कोई कर्जा चढ़ा है सरकार के ऊपर? नहीं ना, वो तो संपत्ति बेची और पैसा आ गया। एक कैपिटल रिसिट में पैसा आता है लोन उठा के। जब लोन उठा के पैसा आता है तो वो क्या करता है? डेट क्रिएट करता है। वो एक्चुअल में रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि वो आपको कल को पे बैक करना पड़ेगा। मैं बैंक से करोड़ रुपया लेके बोलूं कि मैं तो बड़ा अमीर हो गया, मैं कहाँ अमीर हो गया, मुझे 1 करोड़ से ज्यादा वापस करना है उनको। लेकिन अगर मैं अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपया तुम्हें दिखाऊं कि मेरे पास देखो 1 करोड़ रुपया है, क्या वो 1 करोड़ रुपया मेरे से जाने वाला है? क्या वो जाएगा? नहीं, मैंने जमीन बेच के अपने खाते में डाला, डाला रखूंगा उसको। लेकिन अगर मैंने लोन लिया है 1 करोड़ का और फिर मैं बोलूंगा अमीर हो गया, नहीं ना, वो तो मुझे पे बैक करना है। तो यहां पे आपने याद रखना है डेट क्रिएटिंग मतलब लोन उठा के जो कैपिटल पैसा आता है उसको काउंट नहीं करना, सिर्फ नॉन डेट मतलब संपत्ति बेच के जो पैसा आता है कैपिटल वाला उसको काउंट करना है। एक बार फिर से बता देता हूं, रेवेन्यू रिसिट दो तरीके का हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, दोनों में सरकार फायदे में है। कैपिटल रिसिट भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो असेट को बेच के जो पैसा आएगा और एक लोन लेके जो पैसा आएगा। तो यहाँ पे लोन वाला काउंट नहीं करना है, सिर्फ असेट बेच के जो पैसा आ रहा है वो काउंट करना। समझ रहे हो इस चीज को? तो उसको हम क्या बोल देंगे? फिस्कल डेफिसिट। अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू तो उसको क्या बोल देंगे? फिस्कल डेफिसिट। अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द और लिखवाया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द अमाउंट दैट गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। मान लो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 100 करोड़, बट टोटल रेवेन्यू है 80 करोड़। तो कितने फिस्कल डेफिसिट में हूं मैं, कितने घाटे में हूं? टोटल कितने घाटे में हूं? 20 करोड़ के घाटे में। अब ये 20 करोड़ क्या है मेरा? फिस्कल डेफिसिट। मेरा खर्चा 100 करोड़ का है लेकिन मेरे पास पैसा आया 80 करोड़, तो 100 करोड़ का खर्चा कैसे करूंगा? मैं तो 80 करोड़ का खर्चा ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आया ही उतना है। तो मुझे 20 करोड़ का खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। मेरे पास पैसा आया 80 करोड़ बट मेरा खर्चा है 100 करोड़ का, तो मैं 80 करोड़ का खर्चा तो कर लूंगा लेकिन जो 20 करोड़ का बचेगा एक्स्ट्रा वो कैसे करूंगा? कहीं से उधार लेके।
तो मतलब जितना फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार को उतना पैसा उधार लेने की जरूरत होती है, क्योंकि सरकार को खर्चे तो करने पड़ेंगे। सरकार ये तो बोल नहीं सकती इस बार हम खर्चे नहीं करेंगे, खर्चे तो करने पड़ेंगे। तो अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट में है, जितने फिस्कल डेफिसिट में है उतना सरकार को पैसा बोरो करना पड़ेगा। जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा सरकार की बोरिंग बढ़ती जाएगी, जितना कम होगा बोरिंग कम होती जाएगी। और अगर ये हो कि एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू, कि एक्सपेंडिचर मान लो आपका है सिर्फ 80 करोड़ का, बट रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 100 करोड़ का, तो सरकार की जेब में 20 करोड़ बचेगा, क्योंकि खर्चा कम है पैसा आ ज्यादा रहा है। तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे फिस्कल सरप्लस। उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल सरप्लस। तो नीचे लिख लो नोट बना के, फिस्कल सरप्लस, फिस्कल सरप्लस is when, fiscal surplus is when total revenue of government is more than, fiscal surplus is when total revenue of government is more than total expenditure of government. Total revenue of government is more than total expenditure of government. जब सरकार का रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, जितना ज्यादा होगा सरकार उतने फिस्कल सरप्लस के अंदर है। समझ आया? रेवेन्यू भी समझ आया? रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू वाली बातें कर रहे थे, यहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं। तीसरा लिखो प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरह के घाटे जो कैलकुलेट करती है सरकार। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता है इस चीज का? हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और ये सब बजट के साथ रिलेटेड है। प्राइमरी डेफिसिट लिखना इसमें, द प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स, the primary deficit equals fiscal deficit minus interest payments. The primary deficit equals fiscal deficit minus interest payments. This indicates the gap between, this indicates the gap between, this indicates the gap between the government's expenditure requirements, the government's expenditure requirements and its receipts, not taking into account, not taking into account the expenditure on the payment of, non taking into account the expenditure on payments of interest on the loans taken by government. Payments on interest, payments of interest, ऐसे लिखो, on थोड़ी ना आएगा, payment of interest on the loans taken by government. Payments of interest on the loans taken by government. तो क्या करना है, देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क है। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के टोटल रेवेन्यू से कितना ज्यादा है, और सरकार कितने घाटे में चल रही है। अब देखो सरकार का जो एक्सपेंडिचर होगा वो अलग अलग चीजों में जाएगा। सरकार का एक तो पैसा जाएगा लोगों को सैलरीज देने के लिए, लोगों को पेंशन देने के लिए, सरकार ने जो लोन उठाए हैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए।
उसका इंटरेस्ट भरने के लिए, जो किसी के खाते में नहीं जाने वाला, जो किसके खाते में जाएगा, जहां से सरकार ने लोन उठाया था। तो अगर फिस्कल डेफिसिट में से ये वाला खर्चा हम निकाल दे, फिस्कल डेफिसिट में से ये वाला खर्चा हम निकाल दे, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी डेफिसिट। उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी डेफिसिट। मतलब सरकार जितना घाटे में चल रही है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, उसमें से अगर सरकार ने जो इंटरेस्ट पेमेंट भरनी है, आप बोल सकते हो, उसको निकाल दें तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखना कि मान लो कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज 100 करोड़, और सरकार का जो टोटल रेवेन्यू अभी मैंने आपको बताया दैट वाज 80 करोड़, 80 करोड़। तो 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ कितना फिस्कल डेफिसिट आया, 20 करोड़। 20 करोड़ सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार की कमाई से ज्यादा है, लेकिन इसमें जो टोटल हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आया है, इसमें 10 करोड़ रुपया सरकार ने कहां भरना है, सरकार का खर्चा कहां पे है, अपने जो लोन्स लिए थे उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। अब 20 करोड़ में से 10 करोड़ में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट कितना बचेगा, सिर्फ 10 करोड़। इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इज ऑलवेज लेस देन द फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में कुछ ना कुछ माइनस करके ही प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट हमेशा फिस्कल डेफिसिट से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट का जो खर्चा है वो निकाल दो, तो वो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट से कम हो जाएगा। एग्जांपल देखो, टोटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है, टोटल रेवेन्यू सरकार का 80 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू निकालते हैं तो सरकार का कितना एक्सपेंडिचर ज्यादा है, 20 करोड़, मतलब फिस्कल डेफिसिट कितना है सरकार का, 20 करोड़। उस 20 करोड़ में से 10 करोड़ तो सरकार इंटरेस्ट की पेमेंट ही दे रही है, उसको भी माइनस कर दो तो कितना बचा, 10 करोड़। वो जो 10 करोड़ बचा है वो क्या है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो मतलब प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से हमेशा कम ही होगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ही ये है कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो, पीछे जो अमाउंट बचेगा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ आया ऑनलाइन, निखिल, शिखा? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी फिर हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा।